ओके, तो कल हमने स्टार्ट किया था DVWA। ओके, आज कंटिन्यू करेंगे उसी को आगे। अच्छा, पहली बात तो कल जो जो कवर किया था उसमें से कोई क्वेश्चन है? नो? ओके, ठीक है, चलो। एसक्यूएल इंजेक्शन वो तो अभी कवर नहीं किया ना। एसक्यूएल इंजेक्शन तो करेंगे कवर, अभी नहीं किया कवर। एसक्यूएल इंजेक्शन की जब मैं बात करूँगा तब करेंगे कवर। वो भी इट इज़ वन ऑफ द वल्नरेबिलिटीज जो वहाँ पे लिस्टेड है, तो उसको भी करेंगे कवर। एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स DVWA में, चिंता मत करो, विल स्पेंड टाइम उस पर। ओके, तो यहाँ पे DVWA के इंटरफेस पे आ गया हूँ, इसमें लॉगिन किया एंड कहाँ से क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स और कमांड एग्जीक्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके आगे का करते हैं हम डिस्कस। अच्छा, तो सबसे पहला तो ये फाइल अपलोड देख लो। फाइल अपलोड में अगर जो अपलोड फंक्शनैलिटी होती है फाइल अपलोड वाली, काफ़ी वेबसाइट्स पे होती है, कई जगह अपने को कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, इमेज करनी होती है, काफ़ी साइट्स पे होती है इस चीज़ की फंक्शनैलिटी, फाइल्स अपलोड करने की। अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, अब जैसे इसने क्या बोला है यहाँ पे कि चूज़ एन इमेज टू अपलोड, मतलब यहाँ पे कोई इमेज अपलोड हो सकती है, लेकिन अगर इसने इमेज अपलोड ही अलाउ किया है और मैं किसी और तरह की फ़ाइल यहाँ अपलोड कर पा रहा हूँ, तो मतलब वो एक इशू है। ठीक है, एंड इन केस इस तरह की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है कि जहाँ इमेज फाइल मांगी है वहाँ तुम किसी और तरह की फाइल अपलोड कर पा रहे हो, तो उसको फिर एज एन अटैकर या एज अ टेस्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। चूज़ एन इमेज टू अपलोड में क्या कह रहा है, ब्राउज का ऑप्शन आता है कि कहाँ से फाइल अपलोड करनी है। मान लो यहाँ डेस्कटॉप पे से कोई मैंने टेक्स्ट फाइल करके देखी है अपलोड, ठीक है, होनी तो नीचे, देखते हैं क्या कहता है अपलोड। तो क्या कह रहा है, इट वॉज सक्सेसफुली अपलोडेड, और उसका पाथ भी बता रहा है कहाँ से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये पाथ कॉपी किया, डाला यहाँ पे, तो जो users.txt फाइल अपलोड हुई थी, अब मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मतलब कि उसने मांगी इमेज फाइल है वहाँ पे,
ठीक है, लेकिन मैं अगर किसी और फॉर्मेट वाली फाइल अपलोड करना हो उसमें, तो वो भी ले रहा है उसको। ठीक है, कोई वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, मना नहीं कर रहा अपलोड करने से। जो भी अपलोड मैं कर रहा हूँ वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी तो मैंने चलो यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए एक टेक्स्ट फाइल डाली, लेकिन और किस तरह की फाइल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं? मतलब चलो टेक्स्ट फाइल डाली, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मैं उसको एक्सेस करके देख सकता हूँ, बट क्या हम कुछ ऐसा डाल सकते हैं जिससे कि सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हैक हो जाए? क्या लगता है, डाल सकते हैं ऐसा या नहीं? यस, डाल सकते हैं बिल्कुल, है ना? तो वेब शेल्स आते हैं। ठीक है, वेब शेल क्या होता है कि अगर मतलब वो भी इट्स अ कोड, अगर वो मैंने सर्वर पे एग्जीक्यूट करा दिया तो मैं उस सर्वर को हो सकता है कि हैक कर पाऊँ। तो अगर वो टेक्स्ट फाइल के लिए चेक नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो और फॉर्मेट्स के लिए भी ना चेक करे, है ना? क्योंकि ओरिजिनल फंक्शनैलिटी इज़ कि अपलोड एन इमेज, बट वहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस पे गए अपलोड वाले पे, और एक वेब शेल मेरे पास है जब B374K। ठीक है, तो ये तो मतलब एक वेब शेल है, जैसे PHP वेब शेल ढूंढोगे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो मैं पर्टिकुलरली अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, B374K। ठीक है, इसको ओपन किया, ये PHP फाइल है। ठीक है, PHP कोड है, तो मतलब कि ये वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट हो सकता है। सर्वर पे क्या होते हैं, जो कोड एग्जीक्यूट होता है इसी तरह का तो होता है, पर बस इसमें फ़र्क ये थोड़ा सा मैलिशियस है। क्यों? क्योंकि ये अगर कोई अपलोड करता है तो उसको वो शेल एक्सेस दे देता है। तो अपलोड किया ये, सक्सेसफुली अपलोडेड, और अगेन इसका ये पाथ बता रहा है, तो जाके देखते हैं। और अब ये देखो, ये जो B374K था ये एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। तो इसको क्या चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है। मतलब वो जब अगर इसको डाउनलोड करोगे वहाँ पे लिखा हुआ होगा, और वो डिफ़ॉल्ट यही होता है, B374K ही होता है। B374K, एंटर। तो ये अब एग्जीक्यूट हो गया B374K वेब शेल। और ये देखो क्या क्या करने देगा, करंटली ये दिखा रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी में है ये फाइल। तो DBWA हैकेबल अपलोड्स, अपलोड्स के अंदर ये फाइल है। ठीक है, PS, ये भी फंक्शनैलिटी है, प्रोसेसेस देख सकते हो सिस्टम पे, किल कर सकते हो प्रोसेसेस को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देख सकते हो सिस्टम की, सर्वर इन्फो, CPU इन्फो, ये सारी चीज़ दिख जाएगी। CPU इन्फो सब कुछ दिख जाएगा, मेमोरी इन्फो। ठीक है, तो मतलब हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन वगैरह, PHP की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर यहाँ से रिवर्स शेल ले सकते हो अपने सिस्टम पे, बाइंड शेल और रिवर्स शेल दोनों। इन्फो तो देख लिया। अगर कोई डेटाबेस से कनेक्ट करना है इसके थ्रू तो वो भी कर सकते हो। कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवानी है जैसे PHP, पाइथन, जावा, पर्ल, वो भी, या C का प्रोग्राम, तो वो भी करवा सकते हो। फिर ये एक्सप्लोरर जो मतलब जहाँ पहले खुला हुआ था, अब मान लो कि मैं इसमें
ये DVWA वाले उसमें जाता हूँ डायरेक्टरी में, ठीक है। और ये index.php फाइल है। अब इसमें से कोई भी फाइल जो है मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। बस ये टेक्स्ट जब हम खोलते हैं तो ये दिखता है, वेलकम टू डैम वल्नरेबल वेब ऐप, वेलकम टू DVWA आता है। मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वेलकम टू डैम वल्नरेबल वेब ऐप की जगह वेलकम टू हैक लिख दिया अगर मैंने, सेव। अब मैं जाता हूँ DVWA पे। तो अब जो मैंने चेंज किया था वो दिखेगा। तो वेबसाइट डिफेस भी हो सकती है इसके थ्रू, और इवन वो शेल मिल सकता है। तो मतलब बेसिकली कुछ भी कर ही सकते हैं उसमें। अभी के लिए चलो रिस्टोर कर देते हैं उसको। तो ये वापस से जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो आ गया उसमें। तो इस तरह से अगर फाइल अपलोड वाली फंक्शनलिटी वल्नरेबल है तो कुछ भी उसमें डाल के किसी भी तरह की फाइल अपलोड की जा सकती है। और फाइल अगर एग्जीक्यूट करा ली तो जिस जैसे हमने अभी देखा और भी बेटर है। तो अब इसमें नेक्स्ट वाले देखते हैं। इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, ये क्लियर है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी किस तरह से इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ओके, फाइल ऑफ PHP जो अपलोड की थी, जो B374 के फाइल थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसका मैं लिंक दे देता हूँ, जो जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लो। मेरा तो फिर भी थोड़ा सा पुराना है, तो मैं तुम्हें लिंक देता हूँ। आई थिंक गिटहब पे तो मिल ही जाएगी, है ना। इससे डाउनलोड कर लो, लेटेस्ट जो भी वर्जन होगा वो मिल जाएगा इसमें।
ठीक है, मैंने इसका लिंक डाला चैट में, चेक कर लो वहाँ से। तो लेटेस्ट यही है। अच्छा वो भी चला गया। एक ही नवीन तुम ही हो आज, सिर्फ आज के सेशन में। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अपलोड हमने देखा, अब इसको देखते हैं, फाइल इंक्लूजन देखते हैं। अभी ये CSRF पे भी आएंगे, तो कवर करेंगे कवर। अच्छा, फाइल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी फाइल को इंक्लूड कर पा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं दिखाता हूँ। इंक्लूड कर पा रहे हैं कहाँ पे, URL में। तो इसके थ्रू क्या होता है कि कोई ऐसी फाइल जो सर्वर पे मेरे को एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, वो मैं एक्सेस कर पाऊँ। और ऐसी सिचुएशन कब होती है, जहाँ पे अगर कोई पेज यूज़ हो रहा है, वो URL का ही पार्ट हो, मतलब URL का पार्ट हो, URL में एज ए पैरामीटर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, DBWA vulnerabilities, URL को देखो, पेज इज इक्वल टू इंक्लूड डॉट PHP। मतलब ये जो इंक्लूड डॉट PHP जो वेब पेज है, जो PHP कोड है, इसको एज अ पैरामीटर पास किया है। लेकिन मान लो अगर मैं इसको URL को चेंज कर दूं, ठीक है, पेज इज इक्वल टू इंक्लूड डॉट PHP, मैं सर्वर की कोई और फाइल अगर यहाँ पे लेने की ट्राई करूँ, तो पॉसिबल है कि मैं ऐसा हो सकता है कर पाऊँ, हो सकता है सर्वर मुझे कोई और फाइल दिखा दे। ठीक है, अब नॉर्मली ये टेस्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं, जो पासवर्ड फाइल होती है सिस्टम की, उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। सो मल्टीपल डॉट डॉट स्लैश लिखूंगा पहले, मल्टीपल टाइम्स। ये समझ आ रहा है क्यों कर रहा हूँ मैं, ये डॉट डॉट स्लैश क्यों लिखा मैंने इतनी बार? नो, अच्छा देखो, अब मेरे को पता है कि हाँ ये एक वेब सर्वर है, ठीक है, जो मैं टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन ये जो इंक्लूड डॉट PHP, पेज इज इक्वल टू इंक्लूड डॉट PHP है, तो ये इंक्लूड डॉट PHP वेब सर्वर पे कहीं ना कहीं स्टोर्ड है फाइल। अब मुझे एक्सटर्नली एज एन अटैकर मुझे ये थोड़ी ना पता होगा कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, चलो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये DBWA vulnerabilities FI इस डायरेक्टरी के अंदर होगी, ठीक है, बट ये DBWA डायरेक्टरी एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है, ये तो मुझे नहीं पता ना। वेब सर्वर जो है, जो लिनक्स सिस्टम है, वो उस पर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कितनी डायरेक्टरीज अंदर जाके ये फाइल है, वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे मल्टीपल टाइम इसको लिखता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि हम सारी डायरेक्टरी से बाहर आ जाएं, मेन डायरेक्टरी में आ जाएं अपन। ठीक है, इसलिए मैं ये चीज़ लिखता हूँ, और वहाँ से मेन डायरेक्टरी से फिर etc के अंदर जाके, etc के अंदर जाके पासवर्ड फाइल देखने की कोशिश करें। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, पासवर्ड फाइल के कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं इसमें। तो ये पासवर्ड फाइल के कंटेंट्स भी तो हैं, ये सिस्टम अकाउंट्स और यूज़र अकाउंट्स की सारी डिटेल्स मिल रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड फाइल के अंदर से। तो ये है फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी, जो मैं सर्वर पे, जो वेब सर्वर है, उसमें से कोई फाइल उठा के यहाँ पे देख पा रहा हूँ। अब वैसे पेज इज इक्वल टू, अगर मैं अगर etc पासवर्ड दो तो ये भी काम कर सकता है, बट ये हर सिचुएशन में काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने वो दूसरा तरीका भी दिखाया, डॉट डॉट स्लैश वाला। तो दिस कैन ऑल्सो वर्क, बट दैट इज, जो पहले वाला था उसका ज़्यादा चांस रहता है कि वो काम करेगा। तो इसी तरह से और जितनी भी फाइल्स एक्सेस करने की मेरे पास परमिशन होगी सिस्टम पे, मैं उनको यहाँ पे इंक्लूड कर पाऊँगा।
अच्छा, अब शैडो फाइल एक्सेस करने की मेरे पास परमिशन नहीं, इसलिए वो नहीं दिखेगी, लेकिन पासवर्ड फाइल में एक्सेस कर सकता हूँ तो वो दिख जाएगी। तो अब फाइल इंक्लूजन भी दो तरह के होते हैं, ये मैंने जो अभी किया है इसको कहते हैं LFI या लोकल फाइल इंक्लूजन। एक होता है रिमोट फाइल इंक्लूजन। अब लोकल फाइल इंक्लूजन में तो क्या हो रहा है कि वेब सर्वर पे लोकली जो फाइल्स अवेलेबल हैं जो उस सिस्टम पे हैं मैं उनको ही देख रहा हूँ सिर्फ। लेकिन जो ये होता है रिमोट फाइल इंक्लूजन, मतलब कोई फाइल कहीं और होस्टेड है इंटरनेट पे किसी भी सर्वर पे कहीं पे, एंड मैं उसको लोड कर पा रहा हूँ इस पेज में। तो वो चीज़ भी ट्राई करते हैं क्या वो पॉसिबल है यहाँ पे, देखते हैं एक बार। पेज इज इक्वल टू मैं क्या दूंगा, HTTP, कोई भी वेबसाइट दे दो, ट्विटर.com दे दिया। ठीक है, अभी तो चेक ही कर रहे हैं अपन, कुछ भी देखे चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं कर रहा है इस चीज़ को लोड। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि जो टारगेट है मेरा सिस्टम, जो वेब सर्वर है उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा इशू है। लेकिन जहाँ लोकल फाइल इंक्लूजन पॉसिबल होता है वहीं रिमोट फाइल इंक्लूजन भी पॉसिबल हो सकता है। रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या, कोई भी URL दो यहाँ पे और वो तुम अपने इसमें लोड कर पाओगे। अब यहाँ तो चलो मैंने ट्विटर देखा है, तो ट्विटर तो लोड करके इतना कुछ वो नहीं है, बट हो सकता है एज एन अटैकर उन्होंने कोई अपनी मैलिशियस वेबसाइट बनाई हुई है, कुछ हार्मफुल वेबसाइट बनाई है, वहाँ कुछ होस्ट किया हुआ है, और तुम उसको पेज इज इक्वल टू में उसका URL डाल दो एंड ये लिंक किसी और को दे दो, तो उसको फिर तुम सिस्टम इन्फेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। तो अटैकर जो है इस तरह से RFI का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, लोकल फाइल इंक्लूजन और रिमोट फाइल इंक्लूजन। LFI और RFI के से भी बोल जाना जाता है। लोकल फाइल इंक्लूजन LFI, रिमोट फाइल इंक्लूजन RFI। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, CSRF। ओके, CSRF यानी कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, यहाँ पे भी दिया हुआ है फुल फॉर्म उसका। अब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी या CSRF में क्या होता है कि मान लो कोई यूज़र है वेबसाइट पे लॉग इन है वो, ठीक है। अब कई एक्शंस होते हैं जो तुम तभी कर सकते हो अगर तुम लॉग इन हो वेबसाइट पे, मतलब जैसे अकाउंट में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, जैसे पासवर्ड चेंज करना हुआ या अकाउंट डिलीट करना हुआ, या मान लो अगर बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कोई ट्रांजैक्शन करना हुआ, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, ये सब तभी कर सक ऐसे ही यूज़र कर सकता है, तभी कर सकता है वो जो लॉग्ड इन है वेबसाइट पे, है ना। बिना लॉगिन किए तो ये सब फंक्शनलिटी कर ही नहीं सकते। तो CSRF अटैक में होता क्या है कि जो विक्टिम होता है जिस पे टारगेट किया जाता है अटैक, और कोई ऐसा यूज़र होना चाहिए जो ऑलरेडी वेबसाइट में लॉग्ड इन है, ठीक है। और उसको ट्रिक किया जाता है कुछ ऐसा लिंक क्लिक करने में जो उसको पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है, बट एक्चुअली उसके अकाउंट पे वो कुछ एक्शन लेगा जो अनऑथराइज्ड है, मतलब अनइंटेंडेड एक्चुअली।
लेकिन उससे अटैकर को कुछ ना कुछ फायदा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज पासवर्ड दिया हुआ है। एज एन अटैकर अगर मैं CSRF परफॉर्म कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं किसी यूज़र को कन्विंस कर पाऊँ, जो CSRF पे मैं लिंक जनरेट करूँगा, तो हो सकता है उस पर क्लिक करवा के मैं पासवर्ड चेंज करवा दूँ उसका। और चेंज पासवर्ड कुछ ऐसा होगा जो मैंने रखा होगा, मैंने डिसाइड किया होगा, तो मुझे पता होगी वो चीज़। या अगेन हो सकता है कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करवा दूँ मैं उससे, वो ट्रांजैक्शन एज एन अटैकर उसके अटैकर के बेनिफिट के लिए होता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ये चीज़ पॉसिबल होती है। यहाँ पे ये दिया हुआ है फॉर्म चेंज योर एडमिन पासवर्ड का। स्टीलिंग सेशन आईडी नहीं, इसमें तुम सेशन आईडी नहीं स्टील कर रहे हो, नहीं नहीं, इसमें सेशन आईडी से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसमें इसका प्रोसीजर क्या है वो हम दिखा रहा हूँ, लेकिन हम सेशन आईडी से यहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है चेंज योर एडमिन पासवर्ड वाला ये फॉर्म है। ठीक है, अब अटैकर सबसे पहले क्या करेगा, ये जो फॉर्म है, पेज सोर्स में मैं जाता हूँ पहले। अब अटैकर्स क्या करते हैं, ये जो फॉर्म है चेंज योर एडमिन पासवर्ड, ये कॉपी कर लेते हैं पूरा। ठीक है, कॉपी किया और इसको पहले तो थोड़ा सा कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे चेंज योर पासवर्ड का है, वैसे ही किसी और तरह का फॉर्म हो सकता है, रीसेट अकाउंट, कुछ ट्रांजैक्शन का, जैसे मैंने कहा था, किसी भी तरह का फॉर्म हो सकता है साइट पे। उसको कॉपी किया एंड उसमें कुछ चेंजेस किए। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे प्लेसेस में आके होम डायरेक्टरी में मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, क्रिएट डॉक्यूमेंट, HTML फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम मैं रखता हूँ CSRF। यहाँ पे ये ऑलरेडी कुछ दिया हुआ है, इसको तो छोड़ते हैं। चलो, इसका जो बॉडी है HTML की, इसमें मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ और ये मैं हटा दूंगा टेक्स्ट यहाँ पे चेंज और एडमिन पासवर्ड, तो ये हटाता हूँ। ये जो न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड, ये टेक्स्ट है, इसको भी मैं हटा दूंगा। ठीक है, मुझे तो यूज़र को दिखाना ही नहीं है कि पासवर्ड चेंज करने का फॉर्म है, उसको पता ही नहीं चलना चाहिए। कंफर्म न्यू पासवर्ड ये भी हटा दो। इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है ना, इसको पासवर्ड हटा के हिडन कर देंगे। हिडन इनपुट फील्ड जो होती है वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती। नेम इज इक्वल टू, अच्छा नाम यहाँ पे चेंज नहीं करना है लेकिन इसका। ठीक है, नेम इज इक्वल टू ये रहने दो, क्योंकि जब सबमिट होगा सर्वर को तो ये जो नेम है वो मैच करना चाहिए। लेकिन इसको मैं एक प्री डिफाइंड वैल्यू दे दूंगा। वैल्यू इज इक्वल टू पासवर्ड 123। सेम चीज में आके इसको कॉपी करके यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या किया है कि इनपुट टाइप चेंज करके पासवर्ड से हिडन कर दिया। हिडन है तो वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, और एक वैल्यू ऐड कर दी पासवर्ड 123। अब मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट यहाँ पे लिख दूंगा, ये जो अच्छा सबमिट बटन में मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख दूंगा, मतलब जिससे कि
यूज़र ट्रिक हो जाए। और ये तो हम बहुत इसको एज अ बेसिक लेवल कर रहे हैं, तुम चाहो तो इसको और थोड़ा सा डेकोरेट करके और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो यूज़र के लिए, ताकि वो क्लिक कर दे उस पर। सबमिट बटन जो है इसकी वैल्यू है चेंज, वैल्यू मतलब जो उस पर डिस्प्ले होता है टेक्स्ट। तो इसको यहाँ पे चेंज करके क्या करता हूँ, क्लिक हियर टू अर्न। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसा जो जिससे कि पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला ट्रिक हो जाए। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं कि एक चीज़ मुझे आखिरी और करनी है इसमें। अच्छा, मान लो ये हमने फॉर्म सबमिट किया। तो अभी कहाँ यूआरएल में ही जा रहा है ये चीज़, है ना। ये वैल्यू दिख रही है, मैं क्या करूँगा, ये चीज़ कॉपी कर लूँगा। एक्चुअली मैं इसको पूरा नहीं यूज़ करूँगा, कुछ पार्ट यूज़ करूँगा इसका। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू जो सेक्शन है, एक्शन मतलब कि कहाँ पे जाके सबमिट होगी वो चीज़। तो सबमिट कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे इस यूआरएल पे, सर्वर पे। उसका मुझे करेक्ट यूआरएल देना पड़ेगा कि अभी सबमिट हो तो यहाँ जाके हो। अब इसको ब्राउज़र में खोल के देखते हैं, ओपन विद फायरफॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से पेज आ रहा है। अब ठीक है, वो तो डिपेंड कर रहा है ऑन दी अटैकर कि वो कितनी मेहनत करता है, कितना इसको अट्रैक्टिव बनाता है इस पेज को। एंड अभी तो मैंने क्या किया, इसको वेबसाइट पे होस्ट नहीं किया। अटैकर्स क्या करते हैं, इसको होस्ट कर देते हैं इस तरह के पेज को अपनी वेबसाइट्स पे। एंड ये लिंक प्रेजेंट कर देते हैं यूजर्स को कि ये लिंक क्लिक करो तो कुछ फ़ायदा होगा, या ऐसी मतलब बहुत तरह की सोशल इंजीनियरिंग वहाँ पे लगती है। कुछ ना कुछ तरह से कन्विंस करते हैं लोगों को कि ये लिंक क्लिक करो। ठीक है, अगर मैं ये लिंक क्लिक करता हूँ तो अब क्या हो रहा है, पासवर्ड चेंज्ड। मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे लॉग्ड इन था ऑलरेडी, और अटैकर ने मुझे इस तरह से कोई लिंक दिया है, मैंने क्लिक कर दिया तो ये वेबसाइट दिखा रही है पासवर्ड चेंज। पासवर्ड चेंज हो गया। पासवर्ड विक्टिम ने खुद से नहीं चेंज किया, उसको तो पता भी नहीं कि चेंज पासवर्ड है क्या। चेंज पासवर्ड लेकिन अटैकर को पता है। अब मैं अगर अपने ओरिजिनल पासवर्ड से लॉग इन करूंगा तो मुझे नहीं करने देगा, और अटैकर को मेरा पासवर्ड पता है तो उसको मेरे अकाउंट का कंट्रोल मिल जाएगा। तो इस तरह के अटैक को कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। कि वो रिक्वेस्ट जब सर्वर को मिलेगी तो उसको ये लगेगा कि हाँ, जो विक्टिम, जो यूज़र है जिसको ट्रिक किया गया है, उसी ने भेजी है रिक्वेस्ट। लेकिन एक्चुअली अटैक, और भेजी तो उसी ने है बट गलती से भेजी, उसको तो पता भी नहीं था कि ये हो रहा है, उसको ट्रिक किया गया है। तो यहाँ तो चलो पासवर्ड चेंज हुआ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बट हो सकता है कि जैसे वही मैंने एग्जांपल दिया था बैंक अकाउंट का, कि हो सकता है कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाए, पैसे निकाल ले अटैकर, या किसी तरह से पासवर्ड चेंज करके अकाउंट टेक ओवर कर ले। और ये सब कैसे, CSRF के थ्रू, कि हमने पहले किसी ऐसे यूज़र को टारगेट किया जो लॉग्ड इन है, और उससे एक लिंक क्लिक करवाया जिससे कि उसके अकाउंट में कुछ एक्शन हुआ जो कि अनइंटेंडेड था। उसने खुद से पासवर्ड चेंज करना नहीं चाहता इस केस में जैसे, लेकिन जो लिंक क्लिक किया वो पासवर्ड चेंज कर गया उससे।
थोड़ा क्लियर हुआ क्या है CSRF? यस, ओके, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे भी मुझे लॉगिन करना है, तो वो पासवर्ड जो चेंज है मैं वो यूज़ करूँगा। अभी के लिए जाके ओरिजिनल पासवर्ड रख लेते हैं अपना। ठीक है, अच्छा ये हो गया CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। ठीक है, अब आते हैं XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड स्टोर्ड डिफरेंट टाइप्स की हैं। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का मीनिंग क्या है कि जैसे कोई इनपुट फील्ड है कहीं पे, जैसे यहाँ पे व्हाट्स योर नेम करके एक इनपुट फील्ड दी हुई है, तो ऐसे किसी इनपुट फील्ड में नॉर्मल जो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर मैं कोई कोड डाल देता हूँ, HTML जावास्क्रिप्ट इस तरह का कोई मैंने कोड डाल दिया और वो अगर काम कर जाए, तो इसका मीनिंग कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वहाँ पे पॉसिबल है। देखते हैं चलो क्या कर रहा है। व्हाट्स योर नेम में अगर मैं डालता हूँ बॉब, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है? हेलो बॉब। ठीक है, ये डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। सिंपली इतना हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट की जगह कुछ HTML कोड डाल के देखूँ, जैसे ये HTML कोड हो गया, HTML टैग्स लगा दिया मैंने, तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल कर रहा है सर्वर। अब देखो, मैंने इटैलिक्स वाला टैग लगाया था तो वो इटैलिक्स में आ गया, तो जो इनपुट आ रहा है उसको फिल्टर नहीं कर रहा है वो। अभी तो ये लग रहा है कि कोई फिल्ट्रेशन हो नहीं रही है इनपुट की। ठीक है, अगर उसमें बोल्ड में ट्राई करूंगा तो बोल्ड में कर देगा, देखते हैं। देखो बोल्ड में आ गया, तो मैं HTML कोड डाल रहा हूँ यहाँ पे तो वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हो सकता है अगर मैं जावास्क्रिप्ट डालूँ तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाए। अब देखो, हर वेबसाइट में एक तो होता है उसका कंटेंट, है ना, लेआउट उसका, कि क्या क्या कंटेंट है उसमें, क्या टेक्स्ट है, क्या इमेजेस है, क्या है। एक तो वो चीज़ होती है किसी भी वेबसाइट में, जो उसका लेआउट होता है वो डिफाइंड होता है HTML के थ्रू। ठीक है, जैसे जो भी उसमें डेटा है, जो भी इमेजेस हैं, जो कुछ है वो डिफाइन करता है HTML। नेक्स्ट चीज़ होती है उसमें वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, जो अपीयरेंस है उसकी। ठीक है, कि कलर्स क्या यूज़ हो रहे हैं, फॉन्ट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें, ये डिफाइन होता है CSS कोड में। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स उसको स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक पेज का जो अपीयरेंस है, जो स्टाइल है उसका, वो CSS में डिफाइंड होता है। और तीसरी चीज़ होती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट डिफाइन करती है वेबसाइट का बिहेवियर। बिहेवियर इन द सेंस कि जैसे मान लो कोई बटन क्लिक किया तो क्या हुआ, ठीक है, किसी लिंक पे हवर किया तो क्या हुआ, तो ये आता है बिहेवियर के अंदर, और ये डिफाइंड होता है जावास्क्रिप्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट कोड इंसर्ट करूँ, वो चल जाए, तो उसको मैं कहूँगा कि यहाँ पे
क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, HTML तो चल ही रहा है, ठीक है, HTML कोड डाल रहा हूँ, HTML टैग्स डाल रहा हूँ, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हो सकता है जावास्क्रिप्ट भी चल जाए। जावास्क्रिप्ट के लिए चेक करने के लिए हम एक सिंपल सी यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है पहले तो उसके लिए। और स्क्रिप्ट में मैं एक सिंपल अलर्ट जनरेट करूँगा, अलर्ट 1। ठीक है, और उसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगेन उसने उसको इसी तरह से प्रोसेस कर लिया, अलर्ट 1। और देखो यहाँ पे आउटपुट में मुझे क्या मिला, एक अलर्ट जनरेट हुआ और उसमें टेक्स्ट क्या था, 1। इसका मीनिंग कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाली वल्नरेबिलिटी इस वेबसाइट में है। मैंने उसको कुछ इनपुट दिया, उसने उस इनपुट को कोई मतलब वैलिडेट नहीं किया, फिल्टर नहीं किया, सिंपल जैसा का जैसा था वैसा ही चला दिया। ठीक है, तो ये तो चलो एक बहुत ही सिंपल मैंने एग्जांपल लिया था कि एक अलर्ट जनरेट करा है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल आउटपुट आ रहा है, स्क्रीन पे सिर्फ 1 करके अलर्ट जनरेट हो रहा है। तो ये तो मैं चेक कर रहा था कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं, और मैंने देखा कि पॉसिबल है। तो जावास्क्रिप्ट में और भी कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे देखना है कुकी रिट्रीव करनी है। कुकी रिट्रीव करने के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, उसको सबमिट किया तो वो क्या दिखा रहा है, अलर्ट जो जनरेट हुआ उसमें कुकी, जो करंट कुकी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू, इस वेबसाइट से एसोसिएटेड, इस सर्वर से एसोसिएटेड जो कुकी है मेरे ब्राउज़र में करंटली, उसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो अब ये तो पता चल गया कि ये प्रोसेस स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल। और ये भी देखो, जो मैंने उसको पैरामीटर डाला उस इनपुट बॉक्स में, वो यूआरएल में भी आ रही है वो चीज़। तो मतलब कि इसको यूजली रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है कि ये जो यूआरएल है इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी मैं दे रहा हूँ, तो ये यूआरएल जो अटैकर है वो क्या करता है, टारगेट को किसी तरह से ये यूआरएल पहुंचाता है उस तक और उससे एग्जीक्यूट करवाता है यूआरएल को। ठीक है, एग्जीक्यूट मतलब क्या, सिंपली कि ओपन करना है यूआरएल को। तो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हुआ और जो भी इसने ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वाला कोड डाला है वो फिर विक्टिम के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को इसी तरह से यूज़ किया जाता है कि जैसे यूआरएल जो है किसी को दिया, उसने एक्सेस किया, उसके ब्राउज़र में जो भी अटैक था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का वो चल गया। अब यहाँ पर हम क्या है, अलर्ट जनरेट करा रहे हैं, नॉर्मली अलर्ट जनरेट नहीं कराएंगे। कोई भी अटैकर इस तरह से अलर्ट जनरेट नहीं कराएगा, क्योंकि वो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या किया जा सकता है कि विक्टिम को ट्रिक कर सकते हैं इस तरह से लिंक देके, और उसमें उसकी कुकी वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं, या कुकी अगर मुझे वो पता है, हो सकता है सेशन आईडी वगैरह कुछ मिल जाए इसके थ्रू। ठीक है, इसमें और भी कई तरह के फंक्शंस होते हैं, बहुत से तरह के पेलोड्स होते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए। जैसे अच्छा, स्क्रिप्ट डॉट अलर्ट में अलर्ट की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। एक होता है विंडो डॉट लोकेशन। ठीक है,
विंडो डॉट लोकेशन मतलब कि करंट जो विंडो है उसकी लोकेशन, लोकेशन एज इन यूआरएल उसका। विंडो डॉट लोकेशन में अगर मैं डालूं जैसे अच्छा ये चीज़ यहाँ पे नहीं काम कर रही है। ओके लोकेशन मतलब जो करंट जो पेज है उसकी लोकेशन। लोकेशन मतलब कोई फिजिकल लोकेशन की नहीं बात हो रही है, करंट जो पेज है उसकी लोकेशन। अच्छा इसमें इस तरह से नहीं आएगा। तो ये भी इस केस में काम नहीं कर रहा, बट इन केस ये काम करता है यू कैन चेंज द लोकेशन। और भी जैसे यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज किया, देर आर अदर ऑप्शन एज वेल कि बिना स्क्रिप्ट टैग यूज किए भी होता है। अच्छा एक्चुअली आई थिंक मैं उसको गलत वो कर रहा था यूज। मैंने ये नहीं डाले थे इसमें। देखो विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू गूगल डॉट कॉम लिखा तो पेज रिडायरेक्ट हो गया गूगल की तरफ। इसी तरह से अगर मैं जो ये लिंक दे रहा हूँ रिफ्लेक्टेड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का, जो मैं लिंक क्रिएट करके दे रहा हूँ विक्टिम को, अगर मैं उसमें कोई अपनी वेबसाइट का वो डाल दूँ, कोई मलिशियस वेबसाइट का लिंक डाल दूँ या अपनी कोई वेबसाइट का लिंक डाल दूँ, तो मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ मुझे विक्टिम की कुकी वैल्यू मिल सकती है। अच्छा जस्ट गिव मी 1 मिनट। इवन वेबसाइट की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, चीज़ ट्राई करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल पाइथन सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे। ठीक है, सूडो पाइथन -m सिंपल HTTP सर्वर पोर्ट 80। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ इसमें, ये ब्राउज़र में, और स्क्रिप्ट जो है इसमें मैं क्या चला दूँगा। अच्छा चलो, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग छोड़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने देखा था, स्क्रिप्ट टैग भी बेसिकली है क्या, HTML है। HTML में और भी अपन यूज़ कर सकते हैं टैग्स। एक होता है इमेज टैग। ठीक है, जब कोई इमेज इंक्लूड करते हैं अपन वेब पेज में, तो इमेज सोर्स देते हैं उसका, सोर्स मैं दूंगा ही नहीं, इमेज का इमेज सोर्स इक्वल टू एक्स। तो क्या है, उसको इमेज लोड करने में एरर आएगा, और ऑन एरर इज इक्वल टू, अब एरर आए तो क्या करना है, विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू HTTP, और मैं अपने सिस्टम का यहाँ पे IP दूंगा टारगेट को। एक अटैकर क्या करेगा, अपनी वेबसाइट का IP देगा जो भी उसने होस्ट की होगी। मैंने अपने सिस्टम पे सर्वर दिया, अभी उसका IP दे रहा हूँ। और कोई ऐसे फेक पैरामीटर इज इक्वल टू इतना करके प्लस डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, वो टैग को फिर एंड करते हैं। लेट्स सी इसमें क्या होता है। अच्छा, तो ये उस सर्वर पे गया है, और यहाँ देखो, जो मेरा वेब सर्वर है, अब जितनी भी रिक्वेस्ट आती है वो लॉग करता है। तो उसको रिक्वेस्ट क्या है, गेट, जो मेन इंडेक्स पेज है उसकी, और पैरामीटर इज इक्वल टू, मैंने जो ऐसे ही पैरामीटर दिया था, सिक्योरिटी इज इक्वल टू लो, PHP सेशन ID इज इक्वल टू दिस। ये क्या है, कुकी वैल्यू है, किसकी, जो विक्टिम है उसकी। ठीक है, उसकी कुकी की वैल्यू मैंने उसके ब्राउजर से एक्सट्रैक्ट करके एज अ पैरामीटर पास कराई अपने सर्वर को, ताकि मेरे पास आ जाए कुकी। इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो गई कुकीज मेरी, मतलब उसकी विक्टिम की, थ्रू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो मेरे पास कुकी मिल गई, अगर मैं कुकी अपने ब्राउजर में इंसर्ट करूं तो मैं सेशन स्टीलिंग कर ली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के जरिए। इसको बंद करते हैं सर्वर को अभी। यहाँ पे कुकीज़ कैसे स्टील कर सकते हैं, सेशन कैसे स्टील कर सकते हैं, वो भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के साथ हो सकता है। ठीक है, वापस आते हैं। अच्छा, अभी भी वो कोड कौन सा चल रहा है, ये वाला, तो बार बार इस पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा था, एक पेज और पीछे चलता है। अब एक और वो देखते हैं क्या इसका हो सकता है पॉसिबल टैग। बॉडी टैग के लिए डाल सकते हो, बॉडी ऑन लोड इज इक्वल टू, मतलब कि जब HTML बॉडी लोड हो रही है पेज की, तो लोड करते समय फिर ये कोड चल जाएगा। ऑन लोड मतलब होने के बाद, लोड करते समय जैसे बॉडी लोड होगी पेज की, तो उसके बाद तुम्हारा जो प्रोसेस स्क्रिप्टिंग कोड है वो चल जाएगा। तो बॉडी ऑन लोड इज इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू गूगल डॉट कॉम। तो बॉडी लोड होने के बाद ये कोड चल गया। और अगेन बॉडी ऑन लोड इज इक्वल टू, और जो भी है स्क्रिप्ट जो भी करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। विंडो डॉट लोकेशन जो है, लोकेशन ऑफ द वेब पेज, करंट पेज खुला हुआ है उसकी लोकेशन। ठीक है, और जो भी हम यहाँ कर रहे हैं वो इसमें आ रहा है URL में। तो मैं अपना जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड है वो URL में ही डाल के, ये URL टारगेट को
प्रोवाइड कर सकता हूँ। पर रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या है कि जो भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कोड है वो उसी यूआरएल में प्रेजेंट है। तो अगर मैं ये यूआरएल किसी को देता हूँ, उसी के सिस्टम को अफेक्ट होगा इससे, किसी और को नहीं होगा। बाकी लोग नॉर्मली वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं। और इसको रिफ्लेक्टेड क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ये मैंने कोड दिया, ठीक है, लिंक दिया किसी को, विक्टिम को, तो उस तक गया, हाँ सॉरी, उसने जब लिंक ओपन किया तो जो रिक्वेस्ट थी, जो प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का पेलोड था, वो एग्जीक्यूट हुआ ब्राउजर में, वो रिक्वेस्ट गई सर्वर से रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट होके वापस आया उस तक। और जो भी कोड था, वो जो भी वल्नरेबिलिटी थी, जो भी पेलोड था वो एग्जीक्यूट हो गया, वल्नरेबिलिटी नहीं, और जो भी एक्शन होना था वो हो गया। तो सर्वर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, एंड जो रिस्पॉन्स है, एंड उसमें पूरा काम हो रहा है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग कहते हैं। और ये उस यूआरएल पे ही काम करेगा, वो यूआरएल जिसके भी ब्राउजर में चल रहा है। तो इस चीज़ को हम रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? यस, ओके। अब आते हैं स्टोर्ड पे। देखो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग चाहे रिफ्लेक्टेड हो चाहे स्टोर्ड हो, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो तो सेम है, कि कुकीज़ स्टील करना, सेशन स्टील करना, इस तरह की चीज़ें, पॉसिबिलिटी सेम है दोनों में, या अपनी किसी मलिशियस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना, और जो कोड चलता है वो भी सेम चलता है। बस कहाँ चल रहा है इस पर डिफर करता है। अब यहाँ देखो क्या है, एक ऑप्शन है साइन गेस्ट बुक, मतलब कोई नाम अपना और मैसेज लिख के कुछ गेस्ट बुक साइन करो, वो यहाँ पे आ जाएगा, डेटा स्टोर हो जाएगा। सो नेम में बॉब मैसेज साइन गेस्ट बुक। तो क्या हो रहा है, ये इसमें स्टोर हो रहा है, आके डेटाबेस में स्टोर हो रही है ये वैल्यूज। तो एवरी टाइम दैट आई विजिट दिस पेज मुझे ये दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का पेलोड डाल दूँ और उसको स्टोर कर दूँ, तो ये इस वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, और मैं जब भी उस पेज को एक्सेस करूँगा मेरे ब्राउज़र में कोड चलेगा। मैं क्या, कोई भी अगर उसको एक्सेस करेगा, जो भी एक्सेस करेगा उसके ब्राउज़र में चल जाएगा वो। तो स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो फंक्शनिंग है वो इस तरह से कि एक बार तुमने कोड स्टोर किया डेटाबेस में, एज लॉन्ग एज वो उस डेटाबेस में प्रेजेंट है और वेबसाइट उस डेटाबेस से डेटा लेके डिस्प्ले कर रही है अपने उसमें वेब पेजेस में, जितने भी लोग उसको विजिट करते हैं उस वेब पेज को जहाँ वो मतलब वो प्रोसेस स्क्रिप्टिंग वाला डेटा लोड हो रहा है, उन सबको, सबके ब्राउजर में वो कोड रन करेगा, सबको सब अफेक्ट होगी उससे। तो रिफ्लेक्टेड में तो क्या था, मैंने यूआरएल दिया किसी को, जिसमें प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का कोड था, उसी के सिस्टम पे अफेक्ट हुआ, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ा। स्टोर्ड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग में तो जो भी उस वेबसाइट को, उस वेब पेज को विजिट करेगा, हर किसी को उससे फर्क पड़ेगा, हर कोई अफेक्ट होगा उससे। तो इसलिए स्टोर्ड प्रोसेस स्क्रिप्टिंग ज़्यादा जो है डेंजरस माना जाता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं डालता हूँ कुछ जैसे स्क्रिप्ट अलर्ट, अच्छा ये नहीं डालने दे रहा है मेरे को आगे, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स एंटर नहीं करने दे रहा, तो कोई बात नहीं, मैसेज में डाल के देख देख लेते हैं।
अच्छा ये चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं है, चलो देखते हैं कैसे करें। ओके अब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी वो दिखा रहा है वो चीज़। जितनी बार मैं इस पेज को विजिट करूंगा हर बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हर बार होगा दिखना। और अगर ये एक पब्लिक फेसिंग वेबसाइट है तो तुम समझ लो कि जितने लोग उसको विजिट करेंगे सबके ब्राउजर्स में ये एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का कोड। और ये नेम वाला जो पैरामीटर है इसमें ये मेरे को तो मैक्सिमम लिमिट ही डालने दे रहा है कैरेक्टर्स, ठीक है, उसके अलावा नहीं डालने दे रहा। इसको भी चेंज किया जा सकता है। इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर मैं करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, इनपुट नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम, ये वाला पैरामीटर है जो मुझे चेक करना है। साइज इज इक्वल टू 30 और मैक्स लेंथ 10 दिया हुआ है। मैं मैक्स लेंथ हटा ही दूँ अगर, मैक्स लेंथ ही हटा दिया मैंने। अच्छा नहीं, पूरा नहीं गायब करना, बस मैक्स लेंथ वहाँ से हटा दिया मैंने। साइज इज इक्वल टू 30 ठीक है। अब लेंथ में कोई लिमिटेशन है नहीं। तो पहले तो वही डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट अलर्ट 10। तो हमने मैसेज वाले बॉक्स में भी इसको ट्राई करके देखा, वो भी हो रहा है, नेम वाले में भी हो रहा है। और नेम वाला हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि उसने जो HTML कोड में मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 10 लिखा है वो क्या है, वो तो सिर्फ क्लाइंट साइड पे काम करती है वो चीज़ मैक्स लेंथ। मैंने अगर वो हटा ही दिया तो मैक्स लेंथ को मैं बाईपास कर सकता हूँ और जितना भी लेंथ का चाहूँ इनपुट दे सकता हूँ उसको। इसलिए सिर्फ क्लाइंट साइड कंट्रोल्स लगाना हेल्पफुल नहीं होता, सर्वर साइड में भी ये चीज़ें चेक करनी पड़ती है। तो स्टोर्ड क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग इस तरह से होती है। क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग तो वही कोड रहेगा चाहे प्रोटेक्टेड हो चाहे स्टोर्ड हो, लेकिन स्टोर्ड ज़्यादा क्रिटिकल होता है, ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है वो। एज लॉन्ग एज वो कोड डेटाबेस में सिर्फ निकाला नहीं जाता, क्लियर नहीं किया जाता, जो भी एक्सेस कर रहा है उसको हर कोई अफेक्ट हो रहा है, इसलिए दिस इज मोर डेंजरस। ओके, ये क्लियर है प्रोसेस स्क्रिप्टिंग। यस ओके, सारी चीज़ें अपने आप से भी प्रैक्टिस करना अपने उस पर, ऐसे ही मत करो। यस ठीक है, प्रैक्टिस करके भी देखना उसको बिल्कुल। अच्छा, प्लस अब इसमें हमने अपलोड कवर कर लिया है, प्रोसेस स्क्रिप्टिंग हो गई, एसक्यूएल इंजेक्शन अभी है नेक्स्ट जो कवर करना है। ठीक है, यहाँ पे अपन एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक थोड़ा रिवाइज भी कर लो क्या किया है अभी तक।
ओके, तो जो कमांड में लिखा है वो ट्राई करो उसमें, उसी डायरेक्टरी में रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स नाम की फाइल होगी ना, तो उसके लिए पहले ये ट्राई करो, उसके बाद फिर चला के देखना। अगर रूट हो तो ऐसे ही चला दो, अगर रूट नहीं हो तो इसके आगे सूडो लगा देना। करंटली जो स्क्रीनशॉट था उसमें तो रूट था, इसलिए मैंने इसमें सूडो नहीं मेंशन किया कमांड में। ओके, अब एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करने से पहले एसक्यूएल से फेमिलियर हो? फेमिलियर हो एसक्यूएल से? यस। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लिटिल बिट। अच्छा, तो मतलब यूज़ किया कभी, जैसे बेसिक कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, थोड़ा सा कुछ आइडिया है उसका? अच्छा, अगर एसक्यूएल इंजेक्शन जो हम करने वाले हैं अगर वो प्रॉपर्ली समझना है, कुछ बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं जो थोड़ा सा उनको ज़रूरी है समझना। पहली बात तो एसक्यूएल यूज़ किसके होता है? डेटाबेसेस जो है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जो डेटाबेसेस हैं उनमें कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, कोई वैल्यू डिलीट करनी है, कुछ अपडेट करना है, कोई वैल्यू रिट्रीव करनी है, सिर्फ अगर मुझे देखना है कि क्या वैल्यू स्टोर है, कुछ भी अगर करना है तो मैं उसके लिए एसक्यूएल यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे मान लो एक डेटाबेस है, सैम्पल कोई भी डेटाबेस ले लो, उसके अंदर कोई टेबल है कस्टमर्स नाम का, जैसे इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है। तो बेसिक अगर मुझे उसमें से सारा डेटा देखना है तो बहुत ही बेसिक सी स्टेटमेंट होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। इसका मीनिंग कि कस्टमर्स जो टेबल है, ठीक है, डेटाबेस में क्या होता है, अलग अलग टेबल्स होते हैं, टेबल्स में कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो कस्टमर्स नाम का जो टेबल है उसमें से सिलेक्ट स्टार, सारे कॉलम्स मतलब सारा डेटा सिलेक्ट कर लो और वो डिस्प्ले कर दो स्क्रीन पे। यहाँ पे इनका एक ऑनलाइन एडिटर भी होता है, तुम ट्राई कर सकते हो। W3 स्कूल्स की वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ उसमें। सिलेक्ट, जैसे यहाँ पे ये डेटाबेस है, इसमें ये सारे टेबल्स हैं, ठीक है, इन्होंने डिटेल्स दिए हैं। कस्टमर्स नाम का एक टेबल है, इसमें 91 रिकॉर्ड्स हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स मतलब सारा डेटा दिखना चाहिए इस टेबल का। इसको रन किया तो सारा जो डेटा है वो दिख रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं, और ठीक है, जितना भी डेटा है वो दिख रहा है उसमें। अब मान लो लेकिन मुझे कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगानी है यहाँ पे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और मैं चाहता हूँ सिर्फ जो लोग जर्मनी में रहते हैं मुझे सिर्फ उनके डिटेल्स दिखें। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा, एक वेयर क्लॉज बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर इज कंट्री, ये जो कॉलम है कौन सा है, कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी। अब कर देते हैं इसको रन। तो अब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, 11, ठीक है। ओरिजिनली टेबल में 91 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मैंने क्या कर दिया स्टेटमेंट को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी।
तो कस्टमर्स टेबल में से, इस स्टेटमेंट का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, इसका मीनिंग है कि कस्टमर्स टेबल में से सारे कॉलम्स लाओ जहाँ पे मतलब सारे रिकॉर्ड्स लाओ, कॉलम्स में सारे रिकॉर्ड्स लाओ जहाँ पे कंट्री जर्मनी है, कंट्री कॉलम में जो वैल्यू है वो जर्मनी है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स आए हैं सारे वही आए हैं जहाँ पे कंट्री जर्मनी है। किसी और पैरामीटर को देना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे वाई कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, मान लो मैं किसी जर्मनी में भी पर्टिकुलर सिटी को यूज़ करना चाह रहा हूँ, वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, मैं इसमें एंड लगा दूंगा, एंड सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। एक ही रिकॉर्ड आया इसमें से। हो सकता है मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ये चाहिए, उसको ओरिजिनल क्वेरी को एक बार रन करते हैं। अच्छा, मान लो मेरे को ऐसा चाहिए कि दो कंट्रीज मेरे को ढूंढनी है, या फिर कोई और कंडीशन वहाँ पे लगानी है मुझे। और कंडीशन वैसे यहाँ पे हैं कम ऐसे मैचिंग कंडीशंस। चलो कंट्री का ही देख लेते हैं। फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू मेक्सिको और कंट्री इज इक्वल टू यूके। तो उसमें सारे ऐसे रिकॉर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे कंट्री या तो मेक्सिको है या यूके है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स टेबल में से सारे ऐसे रिकॉर्ड्स दिखाओ जहाँ पे कंट्री मेक्सिको हो, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो कंट्री इज इक्वल टू मेक्सिको, और मतलब दूसरी कंडीशन है और कंट्री इज इक्वल टू यूके, या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करो यहाँ पे। और ऐसे कितने 12 रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे कंट्री या तो मेक्सिको है या यूके है। इतना बेसिक क्लियर है कैसे यूज़ किया जाता है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ तो सही, क्या सिचुएशन क्या है। क्लियर है, ओके ठीक है। तो ये अगर क्लियर है तो आगे का जो एसक्यूएल इंजेक्शन मैं बताने वाला हूँ वो भी क्लियर होना चाहिए। बीच में एक दो स्टेटमेंट्स में और यूज़ करूँगा, यूनियन और इस तरह की, तो वो मैं उस समय आके उसमें बता दूंगा क्या है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी ये एक्सप्लेन करनी है। वहाँ पे यूज़र आईडी मांगा है इसने, लेट्स से यूज़र आईडी 2 देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कि यूज़र आईडी 2 जो है उसके लिए इसने फर्स्ट नेम और सरनेम बताया। ओके, यूज़र आईडी 1 दिया तो फर्स्ट नेम सरनेम सरनेम यहाँ पे दिया। अच्छा, तो यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या यूज़ हो रही होगी बैकएंड में बता सकते हो। टेबल नेम कुछ भी यूज़ कर लो एग्जांपल के लिए, जो तुम्हें ठीक लगे, बट स्टेटमेंट बता सकते हो क्या यूज़ हो रही होगी इसमें।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम के बाद क्या आएगा, टेबल नेम आएगा, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट नेम एंड सरनेम, सिलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट नेम एंड सरनेम, देखो। अच्छा, अब यहाँ पे ये डीवीडब्ल्यू है प्रैक्टिस के लिए, इसलिए इन्होंने बैकएंड पे जो कोड है वो भी दिखाया हुआ है क्या चल रहा है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक्चुअली सिलेक्ट स्टार भी नहीं है, सिलेक्ट स्टार नहीं आया, सिर्फ दो कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स, ये टेबल नेम है यूजर्स, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी, और ये आईडी की वैल्यू जो है ये आ रही है जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वहाँ से। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम, टेबल नेम आता है यहाँ पे, वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू जो मैं इनपुट दे रहा हूँ। तो मैंने यूजर आईडी 1 दिया, तो जहाँ पे यूजर आईडी 1 है उसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल रहा है, मैंने 2 दिया, तो सेकेंड यूजर आईडी के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिट्रीव कर रहा है। तो बैकएंड में वो क्वेरी चल रही है, ठीक है। जब हम सबमिट कर रहे हैं आईडी यहाँ पे 1 2 3 जो भी सबमिट कर रहे हो, वो वैल्यू यूज हो रही है इस स्टेटमेंट में। अब एसक्यूएल इंजेक्शन की अगर वल्नरेबिलिटी है, मतलब कि जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ डायरेक्टली वो स्टेटमेंट में ऐड हो रहा है, उसमें से कोई सैनिटेशन नहीं, कोई उसमें फिल्टरिंग नहीं हो रही है। मतलब कि मैं इनपुट में, अब ठीक है, ये साइट एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं उसको 1 2 3 इस तरह से कोई यूज़र आईडी दूँ, लेकिन मैं उसके अलावा भी कुछ दे सकता हूँ। एंड अगर उसको ढंग से हैंडल नहीं करती है वो वेबसाइट, तो एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी होती है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन चेक करने के लिए एक सिंगल कोड जो है उसको यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या मैसेज दे रहा है, यू हैव एन एरर इन योर syntax, SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near. ऐसे 5 सिंगल कोट्स आ गए लाइन 1। इसका मीनिंग ये है कि ये एरर डिस्प्ले हो रहा है, मैंने जो उसको दिया वो सीधे सीधे उसने उसमें इंसर्ट कर दिया क्वेरी में और उसको एरर आ गया। ऑफ कोर्स मैं सिंगल कोट ऐसे ही डाल दूंगा तो वो तो एरर ही आएगा, क्योंकि होता क्या है फिर, जो हमने कोड देखा था, यहाँ पे क्या हो गया, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू, सिंगल कोट ऑलरेडी इसके आगे और पीछे है, मैंने एक और सिंगल कोट लगा दिया, तो वो तो एरर ही देगा, क्योंकि एक सिंगल कोट एक्स्ट्रा हो गया वहाँ पे। तो इसका मतलब कि मैं कह सकता हूँ हो सकता है ये एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल हो ये वेबसाइट। अच्छा, अब करंटली वो स्टेटमेंट किस तरह से देख रही है इसको, इनपुट को, सिलेक्ट स्टार नहीं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट सरनेम फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू जो भी इनपुट हम दे रहे हैं। लेकिन मैं, अब जैसे मैंने देखा था वेयर स्टेटमेंट में और लगा सकता हूँ, एंड लगा सकता हूँ, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर मैंने और लगाया तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो दे देगा आउटपुट, ठीक है। अगर मैक्स कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको और कंट्री इज इक्वल टू यूपी, तो दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो उसका रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो मैं इसको कोई ऐसी कंडीशन क्यों ना दे दूं जो हमेशा ही ट्रू होगी। यहाँ पे मैंने एक सिंगल कोड लगाया हुआ है, मैं उसको लगे रहने दूंगा, क्योंकि जो इनपुट वो मांग रहा है उसमें ऑलरेडी एक ओपन है सिंगल कोड, मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो वैल्यू है वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू वो इस समय ब्लैंक है, यूजर आईडी इज इक्वल टू ब्लैंक, और 1 इज इक्वल टू 1। अब 1 तो हमेशा 1 के इक्वल होगा, 1 इज इक्वल टू 1, ये तो मैथमेटिकली ट्रू है ना ये स्टेटमेंट, 1 इज इक्वल टू 1 ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू ए, तो हमेशा ही ट्रू होंगी ये स्टेटमेंट इस तरह की। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वेर यूजर आईडी इज इक्वल टू ब्लैंक, तो यूजर आईडी से तो मैच नहीं किया, और 1 इज इक्वल टू 1, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, तो इस पे वो आउटपुट
आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे ये या तो मैं ये डालूंगा ऑक्टाथॉर्प, ताकि बाकी की जो स्टेटमेंट है वो एज अ कमेंट ट्रीट हो और वो एग्जीक्यूट ना हो। या फिर मैं ये डाल सकता हूँ, डबल हाइफन और एक मीनिंग स्पेस। देखते हैं क्या होता है। अब देखो, ऐसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जितने भी कॉलम्स थे सारे आ गए। तो ये हमने एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया और टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट किया। एसक्यूएल इंजेक्शन में हम यही करते हैं कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट होती है एसक्यूएल स्टेटमेंट, उसमें हम कुछ अपना कस्टम डेटा इंजेक्ट कर रहे हैं, अपना कस्टम एसक्यूएल कोड इंजेक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं उसके अंदर, ताकि नॉर्मल से ज़्यादा डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, नॉर्मली तो क्या है, एक यूज़र आईडी में देता हूँ और वो वो आउटपुट करता है एक नाम। लेकिन यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन लगाया तो सारे के सारे नाम, फर्स्ट नेम सर नेम कॉम्बिनेशन सारे अकाउंट्स के दिख गए। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है कि क्या हुआ है। यस, ओके गुड, क्लियर ही होना चाहिए। तो यहाँ तो मैंने ये और वन इज इक्वल टू वन वाला जो है, यहाँ पे वन इज इक्वल टू वन किया, उसकी जगह टू इज इक्वल टू टू कर लो, ए इज इक्वल टू ए कर लो, जैसे मर्जी। ठीक है, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स हमेशा ट्रू ही रहेंगी। दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा, तो ये तो हमने सिंपली ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जितने भी कॉलम्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा था ये देखा। बट इससे भी ज़्यादा डेटा है। ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अभी तो क्वेरी क्या है, दो ही कॉलम्स रिटर्न कर रही है सर, फर्स्ट नेम सर नेम। लेकिन टेबल में और भी डेटा हो सकता है, अभी नहीं पता। अभी तो सिर्फ दो ही वो कॉलम्स दे रहे हैं, हो सकता है और डेटा भी है टेबल में, और इन्फॉर्मेशन भी मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। इतने से मैं आई नॉट जस्ट स्टॉप यहाँ पे। अच्छा, एसक्यूएल में एक स्टेटमेंट होती है यूनियन। स्टेटमेंट नहीं, मतलब एक कीवर्ड होता है यूनियन, कि जो दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करता है। यूनियन, हाँ, ऑपरेटर, ऑपरेटर इज द करेक्ट वर्ड इसके लिए। तो यूनियन ऑपरेटर कंबाइंस द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। दोनों में कॉलम सेम होने चाहिए, मतलब पहले में अगर दो कॉलम है दूसरे में भी दो होने चाहिए। फिर द कॉलम्स मस्ट हैव सिमिलर डेटा टाइप्स। द कॉलम्स इन एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी इन द सेम ऑर्डर। मतलब अगर पहले में ऐसा है कि पहला कॉलम कैरेक्टर है दूसरा नंबर्स है, तो दूसरे में भी सेम होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा ठीक है, एक काम करो कि इसके बारे में थोड़ा सा देख के आओ नेक्स्ट सेशन में। अपन ये यूनियन को यूज़ करके आगे देखेंगे और किस तरह से इंफॉर्मेशन एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू निकाली जा सकती है। कैन वी ऑल्सो गेट पासवर्ड्स? देखते हैं, हो सकता है पासवर्ड भी निकाल लें, बट उसके लिए पहले ये देख के आओ यूनियन कैसे क्या होता है। एंड नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे और किस तरह की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। ठीक है, अभी तो मैंने वही कहा ना, हमें दो ही यहाँ पे कॉलम मिल रहे हैं, और भी तो कॉलम होंगे, लेकिन तो उन्हें कैसे निकालेंगे। तो पहले ये यूनियन अगर देखो, फिर नेक्स्ट सेशन में मैं इसमें थोड़ा आगे कंटिन्यू करवाऊंगा। तो पासवर्ड अगर स्टोर होंगे डेटाबेस में तो निकल जाएंगे, अगर
कहीं और स्टोर होंगे किसी और सिस्टम पे, तो फिर भी निकलेंगे। ये क्या कैसे करना है वो अपना आगे देखते हैं, उसको देखेंगे कैसे यूज़ करना है। एंड विल कंटिन्यू मंडे को। हाँ, नेक्स्ट इज मंडे। ठीक है, तो मंडे को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।